नमस्कार, स्वागत है आप सभी का बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में। बी वेल्दी हेल्प लाइव सेशन में आपके म्यूचुअल फंड निवेश से जुड़े सवालों के जवाब देने की कोशिश की जाती है। और इस कोशिश में हमारे साथ जुड़ते हैं बहुत सारे पर्सनल फाइनेंस एक्सपर्ट। और आज हमारे साथ जुड़ेंगी फिनफिक्स की फाउंडर प्रॉब्लीन वाजपेयी। आप उनको पहले सुन चुके हैं, आप उनको काफी पसंद करते हैं। तो ऐसा करते हैं कि अब वक्त जाया ना करके सीधे शुरू करते हैं सवाल जवाब का सिलसिला। और प्रॉब्लम को यहाँ पर हम सबसे पहले ऐड कर लेते हैं। जस्ट गिव मी 1 सेकेंड। हाय प्रॉब्लम, हाय हाय स्वाति। कैसी हैं आप? मैं ठीक हूँ, आप कैसे हो? बहुत बढ़िया, थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं जल्दी जल्दी सवाल जवाब का सिलसिला प्रॉब्लम, ताकि जितना ज्यादा हो सके हम जवाब दे सके अपने देखने वालों को। सबसे पहला सवाल, मुझे नाम इनका समझ में नहीं आ रहा तो मैं नाम नहीं ले रही हूँ, लेकिन ये सवाल बड़ा वाजिब है कि म्यूचुअल फंड में इन्वेस्टमेंट डीमैट फॉर्मेट में करना चाहिए या फिर नॉन डीमैट फॉर्मेट में, और दोनों के फायदे और नुकसान क्या हैं? आपको लगता है कि डीमैट में से निवेश करें अगर हम म्यूचुअल फंड में, तो नुकसान वाकई कुछ होता है? स्वाति, आई थिंक नुकसान तो नहीं होता है, बट पहले ब्रॉडली समझ लेते हैं कि डीमैट के फायदे क्या हैं। जी। सो अगर आपको डायरेक्ट स्टॉक्स लेने हैं तो हमें डीमैट की डेफिनेटली रिक्वायरमेंट रहती है। हम्म। सो बहुत ऐसे इन्वेस्टर्स जो डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर्स हैं, जो खुद से निवेश करते हैं, वो क्या करते हैं, अगर स्टॉक्स के लिए डीमैट खुला ही हुआ है तो उसी के थ्रू दे कैन बाय म्यूचुअल फंड्स ऑल्सो। पर जो इसका असली यूज है आई थिंक उन इन्वेस्टर्स के लिए है जो ईटीएफ्स बाय करना चाहते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स, और ना ही सिर्फ इन्वेस्ट करके रखना चाहते हैं, बट उनकी वो ट्रेडिंग करना चाहते हैं ड्यूरिंग द मार्केट आवर्स। यानी कि जैसे हम स्टॉक्स खरीदते बेचते हैं, वो वैसे ही अपने फंड्स को, अपने ईटीएफ्स को खरीदना बेचना चाहते हैं ड्यूरिंग मार्केट आवर्स। हम्म। एंड ये यूजुअली बहुत या तो सावी इन्वेस्टर्स करते हैं जो उतना नॉलेज रखते हैं, या आपको बहुत ज्यादा बारीकी से इंटरेस्ट है कि आप डे में जितना उसका उतार चढ़ाव है उसके उसका फायदा आप थोड़ा सा उठाना चाहते हैं। आई थिंक इसके अलावा फॉर म्यूचुअल फंड पोर्टफोलियो कोई बहुत ज्यादा बेनिफिट नहीं है डीमैट से इन्वेस्टमेंट करने का। हम्म। डीमैट में भी आपकी, अगर आप सिर्फ म्यूचुअल फंड्स में निवेश कर रहे हैं स्वाति, तो कहीं ना कहीं साल का आपका डीमैट के चार्जेस कटेंगे। हम्म। उसके अलावा आई फील जैसे मेरे जैसे इन्वेस्टर के जो थोड़ा लेजी है, वो सोचेगा कि अगर मुझे अपना पोर्टफोलियो छोड़ देना है, जैसे है आई डोंट डू एक्टिव बाइंग एंड सेलिंग लेट्स से, तो क्या होता है कि डीमैट आपका इनएक्टिव पड़ जाता है हम्म। अगर आपने कुछ महीनों तक उसको नहीं लॉग इन किया, तो आप वापस पूरा केवाईसी का प्रोसेस करेंगे। सो आई थिंक रिटेल इन्वेस्टर्स के लिए डीमैट अगर नहीं है तो आप नॉर्मल रूट से जाइए। इतने सारे प्लेटफॉर्म्स है हमारे पास जहां से आप म्यूचुअल फंड्स खरीद सकते हैं, डायरेक्ट एएमसी से खरीद सकते हैं। हम्म। एंड अगर आपको लगता है कि आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं और आप खुद डू इट योरसेल्फ इन्वेस्टर हैं, तो आई थिंक फॉर द ईज, ताकि एक ही आपका एक तरीके से दरवाजा है जिसके थ्रू आप सारी चीजें फिर अपनी आप कर सकते हैं निवेश की, तो Alright. उसको यूज कर सकते अच्छा, हैं। जो नॉर्मली स्टेटमेंट आता है म्यूचुअल फंड हाउस की तरफ से, अ, अगर हम डीमैट के थ्रू करते हैं तो भी वो स्टेटमेंट हमें मिलते हैं, राइट, ऑन अ रेगुलर बेसिस? या जो कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट है स्वाति, वो हमें चाहे डीमैट के थ्रू हो, चाहे हमने म्यूचुअल फंड्स डीमैट के थ्रू किए हो या नहीं किए हो, हम्म। कंसोलिडेटेड अकाउंट स्टेटमेंट में सब कुछ आ जाता है। एंड मेरे ख्याल से जैसे डिजिटाइजेशन बढ़ेगी, हम्म। इन्वेस्टर्स के लिए थोड़ा और इजी होता चला जाएगा अपनी सारी इन्वेस्टमेंट्स को एक साथ देखना एंड उनको मैनेज करना। बट आई थिंक अगर नहीं है डीमैट तो उसमें पढ़ने की जरूरत नहीं है, बिकॉज उसमें कहीं ना कहीं आपको ऑन अ सर्टेन डे शायद सेल करने की टेम्पटेशन हो सकती है, या हम्म। आपको लगे कि अब मार्केट, आप एक्सपेरिमेंटेशन मुझे लगता है कि बस शायद अननेसेसरी थोड़ी ज्यादा करें। Alrighty. अगला सवाल संदीप गुप्ता जी का है। 3 साल के बच्चे की पढ़ाई के लिए, बेसिकली 15 साल दूर है वो गोल, उसके लिए पोर्टफोलियो क्रिएट करना चाहते हैं। लिखा है कि अग्रेसिव पोर्टफोलियो बना सकते हैं, हायर रिटर्न की उम्मीद है, और ये भी कहते हैं कि कम नंबर चाहिए फंड्स के, बहुत बड़ा पोर्टफोलियो नहीं बनाना है, और उस पे सलाह चाहते हैं। ये तो बहुत अच्छी चीज है कि स्वाति इस टाइम से अगर इन्वेस्ट करना शुरू करेंगे, बिकॉज अभी अगर बच्चा 3 साल का है तो उनके पास 15 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन बन जाता है अपनी बेटी के लिए। हम्म। एंड कम फंड्स के साथ बनाएंगे ये और अच्छा है। सो पहले तो मैं थोड़ा सा पोर्टफोलियो कंस्ट्रक्ट पे उनको बताती हूँ कि क्या कर सकते हैं।
एक कोर पोर्टफोलियो बना सकते हैं, एक लार्ज कैप इंडेक्स ले लें और एक मिड कैप इंडेक्स ले लें, निफ्टी 50 एंड वहां पे निफ्टी मिड कैप 150 ले लें एंड उसको कॉम्प्लीमेंट कर लें एक स्मॉल कैप के साथ और एक मल्टी कैप या फिर एक फ्लेक्सी कैप के साथ, जो भी उनको ठीक लगे, पर एक आई थिंक स्मॉल कैप का एडिशन इस कोर के साथ। एंड उसके साथ क्या होता है, पैसिव इन्वेस्टिंग के कुछ फायदे काफी हम देखते हैं, कुछ ऐसे नुकसान भी हैं जैसे वो वैल्यू अप्रोच को कहीं ना कहीं मिस करता है। तो इसीलिए मैं एक सलाह दे रही हूँ कि एक फ्लेक्सी कैप या फिर एक मल्टी कैप को जोड़ ले एंड स्पेसिफिकली आई थिंक फ्रॉम अ फंड हाउस जो ग्रोथ की जगह थोड़ा वैल्यू ओरिएंटेड अप्रोच रखते हो, सो उसमें उनको बेनिफिट होगा। अगर ये अपने बच्चे के लिए पैसा लगाना चाहते हैं तो एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो इनको देखती है कि कल को कितना कॉर्पस है जो ये क्रिएट करना चाहते हैं ये बच्चे देखा है उन्होंने। हाँ जी, मैं एक एग्जांपल दे देती हूँ स्वाति। अगर आज मान के चलें कि उनका बच्चा अगर कॉलेज जाए और हम मान लेते हैं कि 20 लाख कॉलेज का एजुकेशन लगे, तो सेम 20 लाख अगर मैं 8% का एजुकेशन इन्फ्लेशन ले रही हूँ, 8 से 10 के बीच है एजुकेशन इन्फ्लेशन, तो ये करीबन 64 लाख बन जाएगा 15 ईयर्स के बाद। और वही चीज अगर आज हम बोलें कि जैसे आप अशोका यूनिवर्सिटी में भेजना चाहते हैं, जैसे इधर है तो 10 लाख की करीबन सालाना फी है, तो हम मानते हैं 30 या 40 लाख अगर आपको चाहिए तो उसमें आपका खर्चा 1.28 करोड़ हो जाएगा। तो एक टारगेट बना लें ताकि उनको पता हो कि उनको इन्वेस्टमेंट करने की कितनी जरूरत है, कि SIP 10,000 की रखनी है या 20,000 की रखनी है, मतलब एक बार रिवर्स कैलकुलेशन। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर हम 20 लाख के टारगेट से ही चलते हैं अभी, और ये जो 64 लाख बनेगा इसके लिए करीबन 14 से 15,000 रुपए की SIP उनको करने की जरूरत होगी। 11% के मैं एक ओवरऑल पोर्टफोलियो रिटर्न्स को लेके चल रही हूँ, जो आई थिंक बहुत हाई नहीं है बट आई थिंक अचीवेबल है एक रेगुलर पोर्टफोलियो के ओवर अ आप पीरियड ऑफ कुछ टाइम। नाम बताना चाहेंगे? आपने कैटेगरी बता दी है, लेकिन जब ऐसे सवाल आते हैं तो अमूमन उन्हें चाहिए होता है कि वो नाम बता दें हमें कैटेगरी के साथ। सो आई थिंक लार्ज कैप और मिड कैप, क्योंकि दोनों मैंने इंडेक्स बताए हैं, तो यहाँ पे स्वाति बहुत फर्क नहीं पड़ता है। कोई भी क्रेडिबल फंड हाउस हो गया, चाहे HDFC का हो गया, UTI हो गया, अपने पॉन ले लीजिए, कोई भी जिनके पास पैसिव स्ट्रैटेजीज हैं, SBI हो गया, उनका ले सकते हैं। और जो मल्टी कैप और स्मॉल कैप है उनको फिर डिफरेंट फंड हाउसेस से ले, सो दैट एक जो मैनेजमेंट स्टाइल है उसको ओवरलैप ना हो। स्मॉल कैप में देख सकते हैं, मे बी SBI देख लें, HDFC देख लें, उसके अलावा निपॉन ठीक है, टाटा देख सकते हैं, ये कुछ नाम है। मल्टी कैप में अगेन आई फील ये जो क्रेडिबल फंड हाउसेस है, ICICI हो गया, देन HDFC हो गया, SBI हो गया, निपॉन हो गया, ये तो सारे हैं। कुछ नए में भी अगर कोई एक्सपेरिमेंट करना चाहता है तो वो देख सकते हैं अगर उनकी कोई प्रेफरेंस है। मल्टी कैप में भी हमारे पास फंड्स भी थोड़े लिमिटेड हैं, 15-18 हैं सिर्फ फंड हाउसेस जिनके पास मल्टी कैप है एक्चुअली। अच्छा, ये बताएं, मल्टी कैप बड़ा रीसेंट कैटेगरी है, राइट? मल्टी कैप पहले से था, लेकिन जो उसका मैंडेट था वो चेंज हो गया है पिछले कुछ महीनों में। तो जब तक मल्टी कैप नहीं था तब तक मल्टी कैप की रिक्वायरमेंट थी भी नहीं शायद, पता नहीं, मतलब मुझे ऐसा लगता है कि जब तक नहीं था तब तक तो नहीं थी रिक्वायरमेंट। फिर आपने उसको फ्लेक्सी कैप किया और फिर मल्टी कैप क्रिएट कर दिया। सो अब जब ये आ गया है, ये एक्चुअली इसकी रिक्वायरमेंट है किसी पोर्टफोलियो में, या फिर कैसे इसको मैं बिना कंट्रोवर्शियल साउंड क्योंकि नहीं, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन कि ऐसी मतलब एवी एक एक्स्ट्रा कैटेगरी है बन गई है तो अब उसको कहीं फिट इन करना जरूरी है, इसीलिए डाल देते हैं। सो डू यू रियली थिंक मल्टी कैप इज रिक्वायर्ड इन एनीवन्स पोर्टफोलियो? एक्चुअली सी जो फ्लेक्सी कैप ने काम करना था स्वाति वो किया नहीं, क्योंकि वो क्या हुआ कि सारे कहीं ना कहीं थोड़ा कंजर्वेटिव हो गए और सारी लार्ज कैप में ज्यादा जाके बैठे हैं। तो आपका 70% जो है आप एक एवरेज अगर कैटेगरी का देखें तो लार्ज कैप में है। अब फ्लेक्सी कैप बोलता तो ये है कि हम फटाफट मिड और स्मॉल में चले जाएंगे, जब मार्केट मूव हुई ये हुआ, तो इतने बड़े बड़े AUM है, मूव करना मुश्किल होता है, एक स्ट्रैटेजी के साथ चल रहे हैं वो चला रहता है। मल्टी कैप जो मुझे थोड़ा पसंद है कि अब एक मैंडेट है, जबरदस्ती आपको 25% तो स्मॉल कैप में रखना ही है, 25% आपको मिड कैप में रखना ही है, एंड 25 लार्ज में। अब जो बचा हुआ 25 है वो कहीं पे भी जा सकते हैं, बट एटलीस्ट आई नो कि मेरा एक सर्टन कंपोनेंट स्मॉल और मिड में जाना है। अब जैसे अभी जो ये इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो था ये 15 साल का है, तो एक हमने स्मॉल कैप चाहे बता दिया है, एक लार्ज और मिड हमने बता दिया। अब इंडेक्स या पैसिव स्ट्रैटेजी के क्योंकि डिसएडवांटेज होते हैं, जैसे जैसे मार्केट कैप बढ़ता है वही वाले हमारे स्टॉक्स पिक हो गए इंडेक्स में, तो कहीं ना कहीं मल्टी कैप
अप्रोच से क्या होता है स्वाति कि आपके पास एक एक्टिव मैनेजमेंट का भी स्टाइल ऐड हो रहा है, जो आपको थोड़ा लार्ज कैप, थोड़ा मिड कैप का एक्सपोजर दे रहा है, और स्मॉल कैप में भी आपके से थोड़ी और वैरायटी हो गई, बिकॉज आपने एक नॉर्मल स्मॉल कैप एक रेगुलर ऐड कर लिया, साथ में आपने एक दूसरे फंड हाउस का मल्टी कैप से भी यू आर गेटिंग सम स्मॉल कैप एक्सपोजर। तो मुझे लगता है कि पैसिव्स के साथ जोड़ने के लिए मल्टी कैप इज अ गुड स्ट्रैटेजी। ओके, हाँ राइट। अभिषेक जी का सवाल है कि सवाल तो ये उन्होंने लिखा है कि व्हाई ओवर डाइवर्सिफिकेशन इज हार्मफुल फॉर पोर्टफोलियो। अगर मैं अपना पोर्टफोलियो ट्रैक कर सकता हूँ, उसका ख्याल रख सकता हूँ, तो ओवर डाइवर्सिफिकेशन में प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो ये यहाँ पर कि डाइवर्सिफिकेशन कब ओवर डाइवर्सिफिकेशन हो जाता है प्रॉब्लम? वो डाइवर्सिफिकेशन कहते हैं, वर्स हो जाता है आपका पोर्टफोलियो एक पॉइंट के बाद जब आप ज्यादा डाइवर्स कर जाते हैं। सो आई थिंक हमारे पास बहुत सारे इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियोज आते हैं स्वाति, जो मैंने मैक्सिमम देखा है उसमें 100 से ज्यादा स्कीम्स थी, और मैंने काफी पोर्टफोलियोज देखे हैं जहाँ पे 80-90 स्कीम्स इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो में है। ऑनेस्टली यस यस कॉमन है बहुत, ऐसा नहीं है कि नहीं होता। 30-40 तो बहुत ही कॉमन है। 30-40 तक मेरे भी नजर में। हाँ हाँ। सो होता क्या है दैट इवन व्हेन आई हैव टू टेक अ डिसीजन कि अच्छा हम क्या रखें क्या ना रखें, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हो जाता है, बिकॉज इतने सारे टैक्सेस इन्वॉल्व हो जाते हैं। फिर आपको ये लगता है कि नहीं ठीक ही तो कर रहा है, यू नो दैट रेजिस्टेंस इज देयर कि शुड बी क्लीन इट अप एंड क्या हम कम करें। तो आई फील इसके एक अपने चैलेंजेस हो जाते हैं, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम में आप एग्जिट नहीं कर पाते हैं। जैसे इट्स लाइक आप जाके आप अगर आपने रेस्टोरेंट में गए और आपने अला काठे की जगह बुफे ले लिया, तो यू विल बी टेम्पटेड टू ट्राई एवरीथिंग कि इतना कुछ वैरायटी है, बट यू कैन नेवर एक्चुअली डू जस्टिस टू द होल थिंग, क्योंकि आप कभी भी वो पूरा लुत्फ नहीं उठा पाएंगे उस चीज का। तो आई थिंक 1 2 3 चीजों में आपको पता है किसमें नमक कम था, किसमें क्या कमी थी। अगर हम स्प्रेड के हिसाब से भी बात करें, आपने 20 चीजें अपनी प्लेट में डाली हैं तो आपको पता ही नहीं चलेगा। सो आई थिंक द मैनेजमेंट एंड द कंफ्यूजन विल इंक्रीज, जो पूरा प्रोसेस है। एंड जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा आपके लिए पेनफुल होगा कि जब भी आप उसको क्लीन अप करना चाहते हैं उसमें टैक्सेशन इन्वॉल्व हो जाएंगे, आप अपनी कंपाउंडिंग को ब्रेक कर रहे हैं। इसलिए कभी भी बहुत बड़े पोर्टफोलियोज को लीन बनाना एक काफी कॉम्प्लेक्स मैकेनिज्म हो जाता है। और मेरे पास भी आते हैं इन्वेस्टर्स के जो ऑलरेडी होते हैं, एंड वो एक रिलक्टेंस आई थिंक एज इवन व्हेन यू आर मैनेजिंग इट कहीं ना कहीं होती है, बिकॉज ऐसा नहीं आप चाहते कि उनने अगर थोड़े सालों से डाल रखे हैं तो आप बिल्कुल उसको रेज टू ग्राउंड कर दें और फिर शुरुआत करें। तो मुझे लगता है शुरू में ही थोड़ा आप कम रहें, कैटेगरी वाइज डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल एटलीस्ट ना जाएं, दैट्स द फर्स्ट स्टेप। एंड देन आई थिंक फ्रॉम देयर उसको थोड़ा सा अगर आप कुछ ऐड कर रहे हैं तो मे बी आप कुछ सोचो कि आपको किसी चीज को स्टॉप करना है या निकालना है। अदरवाइज मार्केट में अच्छी चुनिंदा ही कंपनियां हैं, और मेरे ख्याल से अगर आपने टॉप 250 का एक्सपोजर मिल जाता है, 86% एक्चुअली आपका मार्केट कवर हो जाता है। तो कितनी स्कीम्स की जरूरत है हमें ओवरऑल, बहुत ज्यादा नहीं। जब एक इस एक्सप्रेशन में ओवर लिखा हुआ हमेशा कहा जाता है, ओवर किसी भी चीज का खराब होता है। इतना वक्त उसको देखने में क्यों जाया करना चाहेगा कोई भी? जब आपका काम 4 या 5 से हो जाएगा, उसके लिए 20 लोग की जरूरत क्यों है? नॉर्मली बिल्कुल एकदम सही नहीं बिल्कुल। होगा। उमेश जी का सवाल है कि मेरी कमाई ज्यादा नहीं है, 20,000 पर मंथ कमाते हैं, LIC ले रखी है, क्या आप स्मॉल अर्निंग वालों के लिए कुछ टिप्स दे सकती हैं? मेरा PPF में मैंने PPF स्टार्ट किया है आपका वीडियो देखने के बाद। अच्छी बात है कि आपने उमेश जी PPF शुरू कर दिया है। और जो निवेश का फंडा है वो ज्यादा कमाने वाले और कम कमाने वाले दोनों पर ना सिमिलर तरीके से लागू होता है। कोई अलग नहीं है कि कम के लिए हम अलग कोई स्ट्रैटेजी बताएंगे और अधिक के लिए अधिक कुछ अलग से बता देंगे। सो बताइए, प्रॉब्लम 20,000 कमाते हैं तो मुझे लगता है खर्च होगा तो बहुत ज्यादा रकम अभी फिलहाल नहीं बच रही होगी शायद निवेश के लिए। गोल्स वगैरह कुछ भी मेंशन नहीं किया हुआ है। तो आई थिंक अगर कुछ सलाह देनी हो तो सबसे पहली बात ये है कि आपका चाहे बड़ी आमदनी हो या छोटी हो, आपके खर्चे उसके विदिन होने चाहिए। वो पुराने टाइम में जैसे कहते थे आप उतनी पैर मतलब अपने पसारो जितनी चादर है, मतलब यू हैव टू कीप योर एक्सपेंसेस लिमिटेड। LIC लॉक इन प्रोडक्ट है, PPF भी एक तरीके से लॉक इन प्रोडक्ट है। तो मैं पहली चीज तो ये बोलूंगी कि छोटा निवेश अपने लिए एक लिक्विड फंड में SIP में शुरू कर लें, या एक RD शुरू कर लें, छोटी सी 2 2.5 3 हजार जो भी कर सकते हैं। मैं चाहूंगी कि अपने लिए इमरजेंसी कॉर्पस बनाना शुरू करें, बिकॉज
इनमें से तोड़ के स्वाति पैसा निकालना ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल होगा अगर कल को एकदम से कोई रिक्वायरमेंट आई। तो मैं डेफिनेटली एडवोकेट करूंगी, जो भी महीने के खर्च से आप बचा सकते हैं, एक डिसेंट छोटा रकम आप अपनी इमरजेंसी कॉर्पस के लिए अलग करें। एंड उसके साथ बिकॉज हमें कहीं ना कहीं अपने फ्यूचर को भी देखना है, जो भी उनसे हो रहा है अभी, चाहे 500 रुपए की एक निफ्टी 50 में एसआईपी शुरू कर लें, एंड उसको जैसे उनकी आमदनी बढ़े फिर बढ़ा सकते हैं, उसको 1000 रुपए कर लें। बट अगर अभी सपोज हम मान के चलते हैं कि वो 4000 महीने के अभी अलग कर सकते हैं, तो उसमें से मैं बोलूंगी आप 2500 3000 पहले इमरजेंसी फंड में डालिए, उसको क्रिएट करिए, और 500 या 1000 रुपए की अपनी आप एक एसआईपी निफ्टी 50 में शुरू कर लें इंडेक्स फंड। और उमेश जी, अगली बार जब सवाल लिखेंगे थोड़ा और डिटेल, सिर्फ कमाई भेजेंगे तो शायद हम सही तरीके से आपको सलाह ना दे सके हम लोग। तो अपनी उम्र, कितना बचाते हैं हर महीने, इस तरह की डिटेल्स भी अगर देंगे ना, कब तक के लिए पैसे जोड़ने हैं, उसको हम लोग बोलचाल की भाषा में कहते हैं फाइनेंशियल गोल या लक्ष्य जो आपका है, वो सब बताएंगे तो हमें आपको सलाह देने में आसानी होगी। अगला सवाल गौरव जी का है। टैक्स सेविंग फंड्स में प्रॉब्लम ये निवेश करना चाहते हैं। 4 फंड इन्होंने शॉर्टलिस्ट किया है। सवाल ये है कि एक चारों में पैसे निवेश किए जाए पूरी रकम को बांट के, या फिर इसमें से 1 या 2 उठाया जाए। जो उन्होंने शॉर्टलिस्ट किए हैं क्वांट, मेरे, पराग पारिक और एक्सेस, इन चारों के जो टैक्सेबल फंड है। ये ऐसा सवाल ना अभी कुछ दिनों पहले आया था हमारे पास, जब मैं ऑफलाइन सेशन में कर रही थी जूम का, कि 5000 रुपए हैं, मैं एक फंड में 5 डाल दूं या फिर मैं 5 फंड में 1-1 हजार डालूं। और तब मैंने लकली एक छोटू सा कैलकुलेशन देखा, जाके किसी किसी साइट पे चेक करा रिसर्च करके, तो दिख रहा था कि जो अगर टॉप 3 जो नाम आए उसमें अगर आप करते निवेश तो आपके पास रकम कहीं ज्यादा होती, कॉर्पस ज्यादा बड़ा होता अगर आपने 5000 किसी एक फंड में निवेश किया होता, बनस्पत उसके कि अगर आपने उसको बांट के 5 फंड में किया होता। तो पता नहीं ये कितना डेटा, नंबर्स तो यही दिखा रहे थे, लेकिन मुझे नहीं पता कि ये कितना सही या गलत है। हाँ मतलब अगेन स्वाति, एक लिमिटेड अमाउंट ही है जो आप ईएलएसएस में डाल सकते हैं। कहीं ना कहीं ईएलएसएस फंड्स में आई थिंक जो ट्रेंड देखा है, मैं भी देखती हूँ, कई बार 6-7 फंड भी हो चुके होते हैं लोगों के 4-5 साल में, क्योंकि कहीं ना कहीं आप जो बेस्ट परफॉर्मर है उसको कैच करने की कोशिश करते हैं, बिकॉज हमारे पास ऑप्शन होता है। तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा, इस फंड ने पिछले साल 30% रिटर्न दिए थे, तो चलिए इसमें डाल देते हैं। अच्छा, इस टाइम पे मेरे ख्याल से बहुत गलत टाइम है अगर लोग अपने 3 साल का रिटर्न देखेंगे ना, कहीं ना कहीं ईएलएसएस में क्या है, एक मतलब आपको लगता है कि 3 इयर्स का लॉक इन है। अगर अभी से आप 3 साल के रिटर्न देखते हैं तो आपको बहुत ज्यादा अच्छे रिटर्न देखेंगे, क्योंकि वो कोविड की डिप के बाद के रिटर्न्स हैं, तो एक्सेप्शनली हाई है इस टाइम पे 3 साल के रिटर्न्स। सो आई थिंक 2 डिसीजन मेकिंग के लिए मैं स्टेप्स बताऊंगी जो शायद इजी कर लें। एक तो इन फंड्स के अलावा उनके पास क्या कोई और फंड्स हैं, क्योंकि उसके साथ फिर ये फंड्स कैसे मैच करते हैं, आई थिंक दैट विल बी इम्पोर्टेंट। अगर पूरे 12,500 डालने हैं, देन ही कैन चूज 2 फंड्स। पर अगर वो कंप्लीट 12,500, मतलब हम 1.5 लाख के हिसाब से चल रहे हैं, सपोज उनका ईपीएफ जाता है या कुछ और जाता है और वो कहते हैं नहीं मुझे तो 4,000 ही डालने महीने के, 5,000, देन एक फंड काफी है। और अगर मुझे इसमें से चूज करना हो, सो आई थिंक आई वुड पिक पराग पारिक एंड मेरे, आई थिंक वन ऑफ द टू। बट बाकी स्कीम्स के हिसाब से स्वाति एक चेक करना जरूरी है, कितना एलोकेशन ओवरऑल होना है। अगला सवाल लक्ष्मण जी का है। ये स्मार्ट एसआईपी के बारे में जानना चाहते हैं। जहां तक मेरी समझ है प्रॉब्लम, ये स्मार्ट एसआईपी बेसिकली मार्केट वैल्यूएशन के हिसाब से आपका जो एसआईपी इंस्टॉलमेंट है वो चेंज करता रहता है, राइट? अब मुझे ये बताएं कि दिस इज अगेन लाइक, इज इट लाइक टाइमिंग द मार्केट, दिस स्ट्रैटेजी? आई एम नॉट टू मच इन फेवर, इट साउंड्स वेरी स्मार्ट। आई थिंक एसआईपी अपने आप में ही स्मार्ट है, तो उसको हमें स्मार्ट एसआईपी बनाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, बिकॉज जो एसआईपी का पूरा कॉन्सेप्ट है स्वाति, वो तो ऑलरेडी अप्स एंड डाउन्स पे ही बेस्ड है। अब उसमें कुछ जगह ये बोलते हैं कि हम क्या करेंगे, अगर एक्सपेंसिव हो जाएंगे वैल्यूएशन तो हम लिक्विड में ले लेंगे पैसा, जब गिरेगी तब हम डाल देंगे। बट यू नो, जो डिसीजन है, आज हम सेंसेक्स लें तो हम 62-63,000 के लेवल्स पे हैं। हमें नहीं पता है कि 6 महीने बाद हम 70 पे होंगे या 50 पे होंगे। इट इज अ वेरी डिफिकल्ट कॉल टू मेक, और ये कोई भी नहीं कर सकता। तो मुझे लगता है कि कॉम्प्लिकेट करने की जरूरत नहीं है। एसआईपी पॉइंट ऑफ व्यू से आई फील आप नॉर्मल एसआईपी करिए, बिकॉज
उसमें आप एज इट इज वोलेटिलिटी का एडवांटेज ले ही लेते हैं, कभी ना कभी तो बीच में मार्केट्स में करेक्शन आता है, आपकी बाइंग हो ही जाती है। अगर हम रूल बेस्ड चलेंगे तो ये रूल बेस्ड भी हर फंड हाउस का अलग होगा, जैसे हम बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स में देखते हैं। बैलेंस्ड एडवांटेज फंड्स एक सर्टेन स्पेसिफिक आइडिया के साथ हैं और उन लोगों के लिए हैं जो एक सर्टेन टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं। एसआईपी तो हमारी 20-20, 30-30 साल के लिए भी होते हैं, सो आई थिंक अवॉइडेबल है। सो बहुत आई थिंक कॉम्प्लिकेट द करने की जरूरत नहीं। हाँ, कॉम्प्लिकेट ज्यादा होता है, इट मे और मे नॉट वर्क बिकॉज इट्स अ न्यू कॉन्सेप्ट। कभी या हमारे पास बहुत हिस्टोरिकल डेटा भी नहीं है हम्म। इस चीज को वो करने का, और हम लोग जब पीछे की स्टडीज करते हैं तो भी हम परफेक्ट सिनारियोस को कहीं ना कहीं लेके चलते हैं। आई डोंट थिंक उतनी डिसीजन मेकिंग उतनी ज्यादा परफेक्ट और साउंड हो सकती है। सो आई थिंक रेगुलर एसआईपी एंड जो अपना डिसिप्लिन है वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है रादर देन हमारी एसआईपी स्मार्ट है या नहीं है। वी शुड कीप इन्वेस्टिंग। और यहाँ पर मैं ये भी कहना चाहूंगी, देखिए फंड हाउसेस ना बहुत सारी चीजें लेकर आते रहेंगे आपको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने के लिए। या उनका काम है ये, उनका बेसिक काम यही है कि आपके लिए नए नए प्रोडक्ट ऑफर करना, नए नए फीचर्स ऑफर करना। और जरूरी नहीं है कि जो भी वो ऑफर करते हैं वो आपके लिए जरूरत की चीज हो। आपको अपनी जरूरत समझनी है और आपको फर्क समझना है कि भैया क्या आपको आप मार्केटिंग या एड वैड देखकर या किसी के पुश करने पर आप उसमें जा रहे हैं, या फिर अब वाकई आपकी जरूरत, आपके पोर्टफोलियो को उस फीचर की जरूरत है। सो इसमें आप हमेशा उलझन में रहेंगे, बहुत दफा लालच आएगा, लेकिन अपने आप से इसलिए सवाल करना बहुत जरूरी कि क्या वाकई इसकी मुझे जरूरत है या फिर नहीं है। अगला एब्सोल्युटली। सवाल सूर्यकांत जी का है। दो म्यूचुअल फंड से 1-1 लाख कैपिटल गेन अगर हो रहा है, और अगर दोनों से पूरा पैसा ये जो गेन हुआ है वो निकाल लें, तो टैक्स किस प्रकार होगा? तो ऐसा नहीं होता ना, प्रॉब्लम इनकी निकालते वक्त ही टैक्स लग जाता है। वो आपके पास तो पूरा 1 लाख आएगा, बाद में आप जब उसको दिखाएंगे तब उस पर आपको टैक्स देना होता है, राइट? जी, तो अगर सूर्यकांत जी का हम मान लेते हैं फाइनेंशियल ईयर 23-24 में वो 2 लाख का प्रॉफिट निकाल लेते हैं, तो हम्म। जब अगले साल अपनी टैक्स फाइलिंग करेंगे तो 1 लाख तक का कोई उनका टैक्स नहीं लगेगा, और जो बाकी 1 लाख है उस पर 10%। तो ओवरऑल इस 2 लाख पे उनको सिर्फ 10,000 रुपए का टैक्स भरना होगा। और अगर उनका कभी कोई लॉस हुआ है पिछले सालों में जो उनने कैरी फॉरवर्ड किया है स्टॉक मार्केट्स का, जो 8 साल तक आप कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, फिर तो स्वाति वो उससे रिड्यूस हो ही जाएगा। एंड कई बार इसलिए अच्छा रहता है कि अगर यही, जैसे अगर आप मार्च अप्रैल में सोच रहे हैं मैंने निकालना है, तो आप थोड़े पैसे मार्च में निकाल लीजिए, थोड़े अप्रैल में, फाइनेंशियल ईयर बदल जाता है। बट आई थिंक तो भी अगर 2 लाख के प्रॉफिट पे 10,000 का टैक्स देना भी पड़ गया, आई थिंक इट्स अ वेरी नॉमिनल अमाउंट, तो उतना दे देना ये चाहिए। कहना था कि अगर ए फंड से निकाला और बी से, तो किस पे पैसा कटेगा? उनका सवाल आई थिंक वहां से घूम के आ रहा था उनको ये। ओके, नहीं शुरू में नहीं कटेगा, बिल्कुल वो जब अपनी पूरा टैक्स पैसा फाइलिंग करेंगे आएगा वो उसके तभी। बाद, जब आप टैक्स फाइल करेंगे तब। ऑल राइट, अगला सवाल सौरभ जी का। उम्र इनकी 30 साल है, टाइम होराइजन 20 साल का। यूटीआई निफ्टी 200, मोमेंटम 30 में 10,000, 12,500 कैनरा इमर्जिंग इक्विटी, 12,500 पराग पारिक फ्लेक्सी कैप, 15,000 एक्सिस मिड कैप, 15,000 एसबीआई स्मॉल कैप। रिव्यू करवाना चाहते हैं पोर्टफोलियो, ओवरलैप है एक्सिस मिड, कैनरा इमर्जिंग, यूटीआई में ज्यादा है, क्या करना चाहिए? हाँ, कि इनका ओवरलैप वैसे 25 से 30% से ज्यादा नहीं है। और दूसरा ये कि कई बार क्या होता है कि फंड मैनेजर, अगर अभी हम सिर्फ ओवरलैप के बेसिस पे डिसीजन नहीं ले सकते, जैसे 60-70% ओवरलैप हो रहा हो तो हम डेफिनेटली डिसीजन लें, अच्छा, यहाँ पे अदरवाइज। जब हम ओवरलैप कहते हैं तो हम क्या ये कह रहे हैं कि दोनों ही पोर्टफोलियो में सिमिलर स्टॉक्स है, और उस स्टॉक्स। स्टॉक्स बस नाम सब सिमिलर है, वेटेज शायद अलग अलग हो सकता है, राइट? वेटेज अलग है तो वो उसको यूजुअली जो सॉफ्टवेयर्स होते हैं जो हम लोग यूज करते हैं वो हमें उसका एक कॉम्प्रिहेंसिव फिगर दे देते हैं कि आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो का ओवरलैप कितना बन रहा है। बट अगर सपोज करो आप 20-25-30% तक भी है तो शायद डिसीजन मेकिंग की उसमें जरूरत नहीं है कि कुछ एग्जिट किया जाए या कुछ, बिकॉज फंड मैनेजर स्पेशली जहाँ एक्टिव है वहां पे हालात के हिसाब से कुछ और पोर्टफोलियो कल को क्या पता कुछ और ले ले, तो आप, आई मीन दैट कैन नॉट बी द ओनली क्राइटेरिया। हम इन्वेस्टमेंट के टाइम पे डेफिनेटली देखना चाहते हैं कि कहीं बहुत ज्यादा डुप्लीकेशन तो नहीं है, स्पेशली विद इन द सेम फंड हाउस। जैसे अगर आप कैनरा रोबेको का ही ब्लू चिप लें और कैनरा रोबेको का इमर्जिंग इक्विटी ले, तो आप देखेंगे करीबन 60-65% तक का ओवरलैप है। बिकॉज कोई भी फंड हाउस एक इतने सारे जो स्टॉक्स हैं उनकी एक फिल्टर बनाता है,
पोर्टफोलियो एक अपनी लिस्ट बनाते हैं कि ये अच्छे स्टॉक से इन्वेस्ट करने के लिए, तो कहीं ना कहीं उनको ओवरलैप अपनी स्कीम्स में तो होगा ही, इसलिए फंड हाउस डाइवर्सिफिकेशन इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब यहाँ पे जो ओवरलैप्स हो रहे हैं, अब जैसे यूटीआई का पैसिव फंड है, पर ये एक बीटा स्ट्रैटेजी है। जो फंड ज्यादा भागे हैं मोमेंटम अप्रोच के साथ, उनमें ये इन्वेस्ट करता है। और अगर आप बाकी भी देखो तो थोड़ी ग्रोथ ओरिएंटेड स्ट्रैटेजी वाले फंड हाउस हैं, जैसे एक्सिस हो गया, एंड मे बी दैट इज वाई द ओवरलैप इज ऑल्सो शोइंग। 20 साल का पोर्टफोलियो है, मुझे लगता है स्वाति इनको अपना थोड़ा पोर्टफोलियो ओवरऑल थोड़ा सा रिस्ट्रक्चर कर सकते हैं। आई वुड प्रेफर कि सिंपल निफ्टी 50 रखें इंस्टेड ऑफ अ बीटा स्ट्रैटेजी। बीटा स्ट्रैटेजी एक एड ऑन हो सकता है, आप बाद में करिए, बिकॉज आई थिंक जो आपकी टॉप कंपनीज हैं उनका एक आप क्लीन एक्सपोजर निफ्टी 50 के थ्रू रखिए पहले। एंड 20 साल के एक्सपोजर में तो एक्चुअली मैं मिड कैप में भी पैसिव स्ट्रैटेजी को ही प्रेफर करूंगी। एक बार आपका यस कोर स्ट्रक्चर बन गया, देन उसके बाद आप उसको कॉम्प्लीमेंट कर सकते हैं, जैसे स्मॉल कैप के साथ इज ओके, या एक लार्ज मिड के साथ आपने उसको कॉम्प्लीमेंट कर लिया। इनके पास ऑलरेडी फ्लेक्सी कैप है, फ्लेक्सी कैप में भी वैसे इनका 70% लार्ज कैप ही है पीपीएफएस के थ्रू। तो थोड़ा सा मेरे ख्याल से इनका वैसे भी ओवरऑल लार्ज कैप ओरिएंटेड पोर्टफोलियो बन रहा है। एंड आई थिंक जो पैसिव स्ट्रैटेजी की एडिशन है उसको मोमेंटम की जगह स्टैंडर्ड एक जो हम लोग मार्केट कैप बेस्ड लेते हैं, आई थिंक वो कर सकते हैं। इवन इन द मिड कैप ही कैन गो इन फॉर पैसिव। ऑलराइट, आखिरी सवाल लेते हैं प्रॉब्लम और फिर खत्म करते हैं आज का सेशन। नाम मुझे इनका नहीं पता, लेकिन सवाल ये है कि ये स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। The fund house has allocation in a company, and in some years that small cap company may become mid cap. I'm thinking this is a negative to my portfolio. Am I right? ये तो अच्छी बात है, बिकॉज सी हम एक स्मॉल कैप से मिड कैप कंपनी कैसे बनेगी और मिड से लार्ज कैसे बनेगी स्वाति, पहले तो ये समझे। क्योंकि हमारा मार्केट कैप बेस्ड इंडेक्स है ये सारे, तो जैसे जैसे कंपनी का शेयर प्राइस बढ़ेगा उसका मार्केट कैप बढ़ेगा, तो वो कल को स्मॉल से उठ के मिड की कैटेगरी में आ जाएगी, और बढ़ेगा तो वो मिड से उठ के लार्ज की कैटेगरी में आ जाएगी। अच्छी बात ये है कि अगर आज सपोज करिए हम कोई एग्जांपल लेते हैं, कोई भी स्मॉल कैप फंड एसबीआई ले लेते हैं कि एसबीआई ने किसी एक्स फंड स्टॉक में इन्वेस्ट किया जो स्मॉल कैप स्टॉक है, कल को वो मिड कैप बन गया अपनी कैटेगराइजेशन के बाद कि अब उनका मार्केट कैप बड़ा हो गया, तो भी उनको बेचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कोई भी स्मॉल कैप फंड 65% तक स्मॉल कैप में लगाएगा और 35% तक वो मिड और लार्ज में लगा सकते हैं। तो अगर फंड मैनेजर को लगता है कि उसमें और ग्रोथ पोटेंशियल है तो वो उसको मिड में भी मेंटेन रख सकते हैं, और कल को लार्ज भी बनता हुआ हम देख सकते हैं शायद उस पोर्टफोलियो में उस स्टॉक को। एंड अगर उनको लगता है कि नहीं इसने अपनी पूरी रेस भाग ली एंड वी शुड एग्जिट, तो वो उसमें प्रॉफिट्स बुक कर लेंगे, तो वो आपके एनएवी में ही जुड़ेगा। तो आई डोंट थिंक दैट शुड बी अ पॉइंट ऑफ कंसर्न। ओके, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रॉब्लम सवालों के जवाब देने के लिए, और बहुत जल्दी फिर से मिलते हैं एक नए सेशन में। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप एग्जिट कर सकती हैं। ठीक, थैंक यू, बाय। और इसके साथ ही आज फिलहाल ये बी वेल्दी हेल्प लाइफ सेशन में इतना ही। हमने कोशिश की अधिक से अधिक सवाल पूरी डिटेल में जवाब देने की, ताकि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए, ताकि आप अपने निवेश से जुड़े फैसले खुद से ले सके। वीडियो कैसा लगा आपको, ये लाइव सेशन कैसा लगा, प्लीज नीचे आप कमेंट बॉक्स में आप मुझे लिखकर बताइए। अगर कोई और सवाल है तो आप वो भी लिखिए, इनफैक्ट जो आपके दिल में आता है वो आप सब नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिए। वीवर अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो ये सही वक्त है, अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। और आज का ये लाइव सेशन अगर अच्छा लगा तो प्लीज एक थम्स अप दे देंगे तो मुझे भी अच्छा लगेगा। शुक्रिया अपना वक्त देने के लिए। इस आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टाइम स्टैम्प मिल जाएगा इस वीडियो का, लाइव सेशन का। साथ ही आपको अगर आप मुझे इंस्टा पे फॉलो करना चाहते हैं या फिर ट्विटर पे, जहाँ पर हम बहुत ज्यादा एक्टिव नहीं है, तो आपको वो सारे डिटेल्स नीचे मिल जाएगी। हमारा ईमेल आईडी जहाँ पे आप मुझे मेल कर सकते हैं अपने सवाल, अपने व्यूज, अपने थॉट्स, वो khazanabadhao@gmail.com, वो भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। यस, फिलहाल के लिए इतना ही। याद रखिए आप हैं मेरे यानी स्वाति के साथ, और हम सब है बहुत ही सावधानी और समझदारी के साथ अमीर बनने के सफर पर। आप सभी को बहुत सारा प्यार और दुलार। स्टे ब्लेस्ड, हेल्दी एंड बी वेल्दी।